नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी 2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। ये आपके यूपीपीसीएल के अलावा और भी किसी एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, जैसे कि डीआरडीओ, इसरो, एनपीसीआईएल, सेल आदि परीक्षाओं के लिए भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, आर्क वेल्डिंग के मामले में आंखों की सुरक्षा के लिए डैश डैश का इस्तेमाल करना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, काला चश्मा आवरण इसका राइट आंसर है। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, आर्क वेल्डिंग करते समय कुछ अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं जो अत्यधिक हानिकारक होती हैं। इसकी सुरक्षा के लिए काला चश्मा आवरण आंखों में लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी का क्या दर्शाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, हेलोन अग्निशामक यानी हेलोन फायर एग्जीक्यूटर में इनमें से कौन सी सामग्री भरी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मेथेन, जो जिसे बीएफसी बोलते हैं। चलिए, जैसा कि दोस्तों इस प्रकार के यंत्र का उपयोग सामान्यतः सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। विशेष तौर पर इसे अग्निशामक का प्रयोग विद्युत उपकरण पर किया जाता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, 5S अवधारणा का दूसरा चरण क्या है। आपको बताना है इसमें 5S अवधारणा का दूसरा चरण क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, क्रमबद्ध व्यवस्था इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5S अवधारणा के अनुसार जापानी शब्द का समाकलन है। यहाँ पर देख सकते हैं, कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत इस अक्षर से प्रारंभ होने वाले निम्नलिखित शब्द हैं। जैसे कि जापानीज में, इंग्लिश में और हिंदी में देख सकते हैं। जापानीज में इसे सीरी बोलते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट और हिंदी में छटनी। यहाँ पर देख सकते हैं, सिस्टम और इंग्लिश में सेट इन ऑर्डर और हिंदी में क्रम निर्धारण। दोस्तों, ये पूछे जाते हैं, इन्हें आप हल्के में मत लेना, यहाँ से इन्हें सारे चीज़ याद रख लेना, यहाँ से सवाल बनते हैं। जैसे कि सिस्को और इसका इंग्लिश रूप होता है साइन और इसका हिंदी रूप है चमकाना। सेकिट्सकू। दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं, मुझे इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं जैसे कि स्टैंडर्डाइज और हिंदी में मानवीकरण, सेस्टस्कू और सस्टेन और इसे हिंदी में कायम रखना इसे बोलते हैं। चल दोस्तों, इन्हें आप ज़रूर याद रखना और आप इन्हें चाहे तो आप अपनी कॉपी में एक जगह नोट कर लें, यहाँ से सवाल बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं, दस्ती औजारों के कास्ट दस्ते में कास्ट के फटाव को रोकने के लिए फेरुल प्रयोग किया जाता है। वैद्युतिक केबल्स में पीवीसी फेरुल डेड डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तारों के बिखराव को रोकने के लिए, पीवीसी कवच को फटाव रोकने के लिए, सूती आवरण के सिरे को बिखरने से रोकने के लिए, उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत बड़े वृत्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंपास प्रयुक्त किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बीम इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, संकीर्ण जगहों में काम करने के लिए किस प्रकार के प्लायर्स का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लंबे नोकदार प्लायर्स का उपयोग करते हैं। जैसा कि इस प्लायर को सीधे एवं वक्र जा के रूप में बनाया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से छोटे भागों को सीमित परिक्षेत्र में पकड़ने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई जो है 160 और 180 और 200 एवं 220 तक होती है। इसका आप डायग्राम भी आप देख सकते हैं लॉन्ग नोज प्लायर का। चलिए
अगला प्रश्न है, जैसे कि रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उच्च कार्बन स्टील इसका राइट आंसर है। इसका उपयोग रेती में करते हैं उच्च कार्बन स्टील का। जैसे कि रेती का प्रयोग किसी कार्यखंड की सतह पर खुरदरी सतह वाले टूल को रगड़ कर पदार्थ को चूर्ण के रूप में हटाने की प्रक्रिया को रेतना यानी फीलिंग कहते हैं तथा इस टूल को भी रेती कहा जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध डेड डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अगले यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि धातु चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 100 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका फार्मूला होता है R/N। अगर समान प्रतिरोध है तो R/N यानी जितने ओम का प्रतिरोध है 100 लिख देंगे और जितने प्रतिरोध है 100 है इसका भाग दे देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1 इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों इसी प्रकार हल किया गया आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली आरएमएस धारा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों V दिया गया है और P दिया गया है और इसमें धारा निकालनी है। जैसा कि दोस्तों इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर देख सकते हैं P बराबर VI। यहाँ पर आप मान रखेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.550 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप हल करना, क्या आपको इतना उत्तर आ रहा है? अगर आपका इतना उत्तर आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें कि ये कैलकुलेशन सही है। चलिए अगला प्रश्न, XLPE केबल का अनुमत प्रचालनात्मक तापमान क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसका XLP का पूरा नाम हम देखते हैं, जिसका जैसे कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन इसका पूरा नाम होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, विद्युत ऊर्जा केबल में चालकता हेतु तांबा का प्रयोग डेड डैश के रूप में किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनिलन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, रोधक केबलों यानी इंसुलेटेड केबल्स की संख्या जिन्हें इस्पात संवाहनी यानी स्टील कंड्यूट में खींचा जा सकता है डेड डैश द्वारा दी जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी IS 732 और 1983 इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि इंसुलेटेड केबल की संख्या जिन्हें इस्पात कंड्यूट में खींचा जाता है उसे IS 732 और 1983 द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, किसी केबल के लिए तापरोधी पदार्थ में होना चाहिए। सही उत्तर दोस्तों इसमें निम्न लागत होनी चाहिए, उच्च डाइलेक्ट्रिक शक्ति होनी चाहिए और उच्च यांत्रिक शक्ति होनी चाहिए, सभी इसका सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, शुद्ध पानी किसका एक उदाहरण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी विद्युत रोधी का यह एक उदाहरण है। जबकि दोस्तों अशुद्ध पानी में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण यह एक चालक की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, आजकल चालक के रूप में खूब प्रयोग की जाने वाली सस्ती धातु है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम इसका राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों यह सस्ता और अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न आपको जैसा कि दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, किसी लघु पथित संधारित्र यानी शॉर्टेड कैपेसिटर का वोल्टेज डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 0 इसका राइट आंसर है। जैसे कि संधारित्र में लघु पतित होने का तात्पर्य संधारित्र के दोनों प्लेटों को आपस में लघु पतित यानी शॉर्ट सर्किट होना, यानी शॉर्ट सर्किट होने के कारण आवेश का मान 0 हो जाएगा, परिणाम स्वरूप वोल्टेज का मान भी 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, डेड डैश कहता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप का योग लगाए गए टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी किरचॉफ का दूसरा नियम इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका फार्मूला भी आप जान लीजिए। चलिए
अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्या बिजली के तार स्टैंड के फ्रैक्चर का कारण बनता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक ऐंठन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है यहाँ पर, एक बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक परिपथ घटक जैसे प्रतिरोधक, संधारित्र यानी कैपेसिटर प्रतिच्छेद होता है उसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नोड। दोस्तों यहाँ पर पहले से मैं टिक इसलिए लगा देता हूँ कि ताकि मैं आपको पीडीएफ दे दूँ तो वहाँ पर आपका टिक लगा हुआ मिल जाए और आप कम समय में इसका क्विक रिवीजन कर लें, ताकि आपकी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हों और ये दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। चल दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, फ्यूज फ्यूज विद्युत किस प्रभाव के आधार पर काम करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, तापक इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों इसका ऊष्मा का जो फार्मूला होता है H=I²RT, और जो फ्यूज का गलनांक कम रखना चाहिए, फ्यूज की चालकता उच्च होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, एक फ्यूज का फ्यूजिंग करंट इस पर निर्भर करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उसके पदार्थ, लंबाई और व्यास इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्यूज का ऊष्मीय प्रभाव के कारण पिघल जाता है और परिपथ को क्षति से बचाता है, और इसका तापीय प्रभाव यहाँ पर देख सकते हैं, I = KD⁴/3/2, और I बराबर जहाँ धारा होती है और D बराबर फ्यूजिंग का व्यास होता है, फ्यूज का व्यास। अगला प्रश्न, परिपथ में लगा फ्यूज डैश डैश से सुरक्षा प्रदान करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से यह सुरक्षा प्रदान करता है। और देखते हैं दोस्तों, फ्यूज एक सस्ता सुरक्षा युक्ति होती है और जो परिपथ को दोष से स्थिति से बचाता है उसे फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में फ्यूज की स्थिति से बचाता है, और दोस्तों जो फ्यूज की रेटिंग नापते हैं वो एम्पियर में होती है। इसकी रेटिंग, फ्यूज की जो रेटिंग होती है एम्पियर में होती है। अगला प्रश्न, फ्यूज धारा यानी एम्पियर परिपथ वायर के व्यास डी से संबंधित जिसकी परिभाषा है अभी हम आपको बता चुके हैं, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो कि फ्यूज धारा बराबर I = KD⁵3/2 इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, डैश डैश प्रयोजन हेतु मानक वायर फ्यूज के बदले HRC फ्यूज को बेहतर माना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षात्मक शॉर्ट सर्किट करंट हेतु इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बैटरी सेलों से बनी होती हैं, यह इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, बैटरी सेलों से बनी होती है, जहाँ उच्च दिष्ट धारा स्रोत की आवश्यकता होती है वहाँ पर कई सेलों को जोड़कर बैटरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर उच्च विसर्जन धारा बैटरी की आवश्यकता होती है वहाँ पर सेलों को समांतर में संयोजित किया जाता है, तथा जहाँ पर उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है वहाँ पर सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि दोस्तों, निम्न विद्युत मापदंडों का कौन सा संयोजन बैटरी के स्वास्थ्य को व्यक्त करने वाले प्रदर्शन संकेत हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज, क्षमता और दक्षता इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न जाने से पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कि दोस्तों, प्रत्येक सेल की रेटिंग वोल्ट में ही व्यक्त की जाती है। बैटरी की दक्षता को एम्पियर घंटा तथा वाट घंटा दोनों प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैसे कि लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर की सामग्री किस प्रकार की होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, छिद्रयुक्त इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसमें देखते हैं, लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर सामग्री छिद्रयुक्त होती है। यह लकड़ी अथवा रबर से बनी पतली प्लेटें होती हैं। इनका प्रयोग धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, डैश डैश एक लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, स्पंज लेड इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसमें देखते हैं, लेड एसिड का विद्युत वाहक बल 2.1 वोल्ट प्रति सेल होता है और लेड एसिड सेल की एम्पियर घंटा दक्षता जो होती है 90 से 95%
तथा वाट दक्षता जो होती है 75 से 80% तक होती है। लेड एसिड सेल का उपयोग कार, रेलवे ट्रैक आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, किसी विद्युत मोटर की घूर्णन की दिशा कौन निर्धारित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, किसी जनरेटर की घूर्णन की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित की जाती है और लेंज के नियम के अनुसार आप देख सकते हैं प्रेरित धारा की दिशा सदा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक के अलावा एक एसी चुंबक में बहुत ज़्यादा गुंजन हम हो सकते हैं, उसको पहचानें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त संरेखण इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसे कि दोस्तों, निम्न में से किस चुंबक में ध्रुवता नियत बनी रहती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, स्थायी चुंबक इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इन चुंबकों को चुंबक शक्ति ज़्यादा समय के लिए बनी रहती है। यह चुंबक मुख्यतः स्टील, कार्बन स्टील तथा कोबाल्ट द्वारा बनाई जाती है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्षण चुंबक, यू आकार चुंबक, हार्स सूज चुंबक और चुंबकीय सुई और बाल चुंबक आदि। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी अंगुली और मध्य उंगली को 3 दिशाओं में विस्तारित किया जाता है जो दूसरे के लंबवत होती हैं और कंडक्टर फील्ड करंट की दिशा और गति की दिशा को दर्शाती हैं। यह डैश डैश बताता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बाकी फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का जो नियम है यहाँ पर आप देख लीजिए। अगला प्रश्न, एक एसी की एक चक्र प्रत्येक मिली सेकेंड में घटित होती है तो इसकी बारंबारता होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1000 हर्ट्ज इसका राइट आंसर है। सिंपल सा है दोस्तों, एफ बराबर 1/T, यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे तो आपका मान निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका जैसे कि दिया गया, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज में 100 वोल्ट का आयाम होता है, इसका आरएमएस मान क्या होगा? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर आप आंसर निकालेंगे इस फार्मूले पर, वी आर एम एस बराबर VM/√2 होता है। इसका मान यहाँ पर 100 रखेंगे, वी का मान यहाँ पर √2 से भाग दे देंगे, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 70.7 वोल्ट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एक साइन वो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी वोल्टेज अधिकतम मान 100 वोल्ट है, इसका वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों इसी फार्मूले पर मान रखना है आपका जो उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 7.070 इस वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जैसा कि दोस्तों, यदि प्रत्यावर्ती एसी वोल्टेज का चरम 500 वोल्ट है तो आरएमएस मान, सिंपल सा है दोस्तों, वही फार्मूला लगाना है, आपको जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 353.3 वोल्ट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जयविक्री 80 चरमांतर संकेत का आरएमएस मूल्य डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 80/√2 वोल्ट इसका राइट आंसर है। दोस्तों इस फार्मूले पर आपको मान रख देंगे तो आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है आपको यहाँ पर, जब भूसंपर्कन दोष उत्पन्न होता है तो क्या होता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए, जो कि ग्राउंडिंग के कारण पृथ्वी की सतह की वोल्टेज क्षमता बढ़ जाती है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं, जैसे कि जब भूसंपर्कन दोष उत्पन्न होता है तो ग्राउंडिंग के कारण पृथ्वी की सतह की वोल्टेज क्षमता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, एक विद्युत S/M में लाइन और भूसंपर्कन के बीच लगाए जाने वाले तड़ित रोधक का क्या तात्पर्य होता है? सही उत्तर दोस्तों आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि टर्मिनल उपकरण को ट्रेवलिंग सर्ज के विरुद्ध सुरक्षा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि ISI कोड के अनुसार भूसंपर्क संयोजन के लिए प्रयुक्त तार का अनुशंसित रंग है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों इसमें आप देखते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से क्या ट्रांजिस्टर का एक प्रकार है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, PNP इसका राइट आंसर है। दोस्तों
ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका डायग्राम भी आप देख लीजिए। ये डायग्राम में थोड़ा ही अंतर होता है, जो कि बाहर की तरफ जो इस जिसमें एरो होता है वो एनपीएन होता है, जिसमें अंदर की तरफ एरो होता है वो पीएनपी पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। जैसा कि दोस्तों पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का चालन होल के द्वारा होता है तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा का चालन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, जैसा कि निम्नलिखित में से कौन न ही अच्छा निर्वाहक और न ही अच्छा अवरोधी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अर्ध निर्वाहक इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, अर्ध निर्वाहक न ही अच्छा निर्वाहक और न ही अच्छा अवरोधी है। इसका चालकता चालक से कम तथा कुचालक से अधिक होती है। इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक और सेमीकंडक्टर पदार्थ जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम है। अगला प्रश्न है, जैसे कि डायोड के कार्य की तुलना निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रकार के साथ की जा सकती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्विच इसका राइट आंसर है। डायोड के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि दोस्तों डायोड में एक दिशा में आसानी से प्रवाहित हो सकती है। जो धारा होती है डायोड में एक दिशा में प्रवाहित होती है, और परंतु इसके विपरीत दिशा में डायोड धारा के प्रवाह में अत्यधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है एवं धारा प्रवाह को अवरुद्ध करता है। अतः डायोड एक एक दिशी युक्ति है। इस प्रकार हम कह सकते हैं डायोड को इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में स्विच की भांति प्रयुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, अर्धनिर्वाहक उपकरण जो कि प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है, उसे डेड डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सोलर सेल इसकी राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इस सोलर सेल को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि सूर्य की किरणें उसकी सतह पर सीधे आपतित हों। सोलर सेल प्रकाश वोल्टेज सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात इसमें प्रकाशीय फोटॉन के आपतन के कारण विभव उत्पन्न होता है। सोलर सेल में बाह्य वायसीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक डायोड में के एक क्रॉस विभवांतर नाम दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बैरियर विभव इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों डायोड में क्रॉस जो विभवांतर होता है उसे बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि यह विभवांतर जंक्शन के आर पार बहुसंख्यक आवेश वाहकों को नहीं जाने देता है। इसका मान सिलिकॉन डायोड हेतु जो है 0.7 वोल्ट तथा जर्मेनियम डायोड हेतु इसका 0.3 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि जब पी तथा एन प्रकार के पदार्थों के दो छोटे टुकड़े ऊष्मा उपचार द्वारा एक साथ जोड़े जाते हैं तो यह संधि के रूप में काम करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, डायोड इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अधिकतम एसी वोल्टेज को रेक्टिफायर के एनोड और कैथोड के बीच सुरक्षित रूप से लागू की जा सकती है, उसे डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पर प्लेट एसी वोल्टेज इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज के बारे में, जैसे कि रेक्टिफायर की चालन रहित अवस्था यानी नॉन कंडक्टिंग स्टेट में एनोड एवं कैथोड के मध्य विकसित अधिकतम वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाती है। अगला प्रश्न है, जैसा कि दोस्तों अधिकतम एसी वोल्टेज जो रेक्टिफायर की अचालक स्थिति में एनोड और कैथोड के बीच सुरक्षित रूप से लागू की जा सकती है, उसे डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। अभी हमने पीक इनवर्स वोल्टेज के बारे में जानकारी दी है। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, एक एलसी ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर में सक्रिय घटक का उपयोग डेड डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजिस्टर इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं ट्रांजिस्टर यानी कैपेसिटर, इंडक्टर और प्रतिरोध परिपथ में निष्क्रिय घटक होते हैं, और डायोड, ट्रांजिस्टर आदि अर्धचालक युक्तियाँ सक्रिय घटक होते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों अंग्रेजी में है, आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम हिंदी से आपको पढ़ के बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों एक ट्रांजिस्टर में यदि बेस एमिटर संधि अग्र अभिनति में और बेस कलेक्टर संधि पश्च अभिनति में हो तो प्रचालन फॉरवर्ड एक्टिव मोड में होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बेस एमिटर बेस कलेक्टर ऑपरेशनल के लिए देख सकते हैं यहाँ अग्र अभिनत पश्च अभिनत फॉरवर्ड एक्टिव, यहाँ पर पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि किसी अर्धचालक में हीट सिंक का कार्य किसको नियंत्रित करना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तापमान वृद्धि इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों ट्रांजिस्टर में आईसी के शीतलन हेतु एक मोटा धात्विक खोल प्रयोग किया जाता है जो युक्त में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर नहीं बढ़ा सकता। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, निर्गम सामर्थ्य को इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ऋणात्मक फीडबैक और अधिक प्रभावी हो जाती है जब लूप गेन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उच्च होता है इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर अधिक जानकारी आप देख सकते हैं धनात्मक फीडबैक के बारे में, ऋणात्मक फीडबैक का दोस्तों यहाँ पर फार्मूला भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, मेंस पावर ऑटो और बैटरी एलिमिनेटर वर्गीकरण है ट्रांसफार्मरों का जिनका आधार है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयोग इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों मेंस या पावर ऑटो और बैटरी एलिमिनेटर वर्गीकरण ट्रांसफार्मरों का जिनका उपयोग आधार है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, ऑसिलेटर परिवर्तित करता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, ऑसिलेटर परिवर्तित करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डीसी को एसी की वांछित आवृत्ति इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, और दोस्तों यह एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो कि ऑसिलेटर दोलित्र जो। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह दोलित्र जिसकी आउटपुट आवृत्ति इनपुट वोल्टेज के आयाम पर निर्भर करती है कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वोल्टता नियंत्रित दोलित्र इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं जो दोलित्र होती है यह युक्ति जो डीसी शक्ति को एसी शक्ति में रूपांतरित करती है। यद्यपि एसी वोल्टेज एक निश्चित आवृत्ति पर उत्पादन एक प्रत्यावर्तक द्वारा भी किया जा सकता है, परंतु दोलित्र परिपथों द्वारा विभिन्न आवृत्तियों पर एसी वोल्टेज उत्पन्न करना सरल है। अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, अनुनाद परिपथ का प्रयोग निम्नलिखित में होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एम्पलीफायर और ऑसिलेटर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, एक नियंत्रण प्रणाली में थायरिस्टर पर कम वोल्टेज ड्रॉप के कारण। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, दक्षता उच्च होती है इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि थायरिस्टर एक उच्च विद्युत धारा वोल्टता तथा शक्ति क्षमता की अर्धचालक युक्ति है। यह 4 या उससे अधिक अर्धचालक खंडों से निर्मित 3 या उससे अधिक पीएन संधि वाली युक्ति होती है। थायरिस्टर युक्तियां निम्नलिखित प्रकार की हैं, जैसे कि एससीआर, ट्रायक, लेजर और शॉटकी डायोड आदि। डायक ये सारी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एक चैनल जो कि एन टाइप अर्धचालक की एक संकीर्ण पट्टी होता है उसे बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपयोग किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एफईटी इसका राइट आंसर है। फेट, जैसा कि फेट एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है जिसका चालन केवल मेजॉरिटी कैरियर्स द्वारा होता है, अतः यह यूनिपोलर डिवाइस कहलाती है। एफईटी का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्विदिशीय युक्ति है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ट्रायक इसका राइट आंसर है। ट्रायक जो है दोस्तों द्विदिशात्मक अर्धचालक युक्ति है जिसे शक्ति नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रायक का अभिप्राय ट्राई प्लस एसी डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का नियंत्रण करने वाली तीन सिरों की युक्ति से है और
एससीआर को प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक अर्धचक्र के नियंत्रण के लिए जैसे अनुप्रयोग हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता है, इस कार्य हेतु ट्रायक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जैसे कि इनपुट में कौन संयोजन के लिए नैंड गेट का उत्पादन कम है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1.1 इसका सही उत्तर है। जैसा कि आप देख सकते हैं नैंड गेट का डायग्राम आप देख लीजिए, और नैंड गेट में दोनों इनपुट उच्च होने पर आउटपुट शून्य प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है द्विध्रुवी यानी द्विधारी बिट्स में दोस्तों आप देख सकते हैं द्विधारी बिट्स में अधिक वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लॉजिक सर्किट को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पूर्ण योजक कहते हैं। जैसा कि दोस्तों इसका डायग्राम आप देख लीजिए, जैसा कि दोस्तों इसमें 3 इनपुट तथा 2 आउटपुट DN तथा CN-1 निम्न क्रम यानी लो ऑर्डर बिट को घटाने के लिए आवश्यक बारो है। यह इनपुट बारो कहलाती है। CN आउटपुट बारो है। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया फ्लिप फ्लॉप जिसमें 2 JK फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल की जाती हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लिप फ्लॉप जिसमें JK फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया जाता है उसे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जैसे कि ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सिरोपरी लाइन में इसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि दोस्तों यह संयुक्त नंगे सिरोपरी लाइन तारों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक विद्युत जोड़ है। जहां अत्यधिक तन्य शक्ति की आवश्यकता होती है वहां इसका उपयोग होता है। इसमें दोनों तारों को एक दूसरे से 90 डिग्री पर मोड़कर बांधा जाता है। अगला प्रश्न है एक वैद्युतिक उप परिपथ के कितने प्रकाश उपयोग बिंदु हो सकते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 10 इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों ये 10 बिंदु हो सकते हैं। इसमें किसी भवन कार्यशाला आदि के कक्षों में विद्युत उपयोग की सुविधा उपलब्ध कराना वैद्युतिक वायरिंग कहलाता है। अगला प्रश्न छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 2.5 मीटर इसका सही उत्तर होगा। चलिए और दोस्तों इसकी अधिकतम जो ऊंचाई होनी चाहिए 3 मीटर रखना चाहिए दोस्तों। और लाइट एंड फैन तथा पावर वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अंतर्गत दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः डेड डैश के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी घरेलू वायरिंग इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है जीने की वायरिंग के प्रचालन के लिए डेड डैश आवश्यक होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी द्विध्रुवी स्विच का उपयोग किया जाता है। जैसा कि इसमें नियंत्रक स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर होनी चाहिए। यह एक कक्ष के प्रवेश द्वार के निकट बाईं ओर स्थापित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है आर्मेचर कोर क्या प्रदान करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि चुंबकीय फ्लक्स में विमुखता पैदा करता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है आर्मेचर प्रतिक्रिया में डेड डैश के लिए ब्रशों को बिल्कुल चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष पर रखा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्मेचर रिएक्शन के कारण कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होती है। इस स्पार्किंग को कम करने के लिए ब्रश को एमएनए की नई स्थिति आर्मेचर के घूमने की दिशा में घुमाना जरूरी है। जैसा कि आर्मेचर रिएक्शन में फील्ड कमजोर होता है, अतः फील्ड वाइंडिंग की टर्न संख्या बढ़ाकर इस प्रभाव को सीमा तक कम किया जा सकता है। जनरेटर के फील्ड ध्रुव की कोर पर चुंबकीय फ्लक्स के लिए रिलक्टेंस बढ़ाई जाती है। अगला पॉइंट है जैसे कि मुख्य ध्रुव की कोर से ध्रुव सू को बढ़ा दिया जाता है। इसे ध्रुव की स्टेगरिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है जैसे कि दोस्तों एक कम्यूटेटर के आसन्न क्षेत्रों से जुड़े किसी कुंडली के शुरुआती
तथा समाप्ति के छोरों को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लैप वाइंडिंग इसका सही उत्तर है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप के एग्ज़ाम फाइट पीडीएफ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अंतराध्रुव यानी इंटरपोल का मुख्य कार्य दिष्ट धारा यानी डीसी मोटर के भारित लोड पर होने पर ब्रश और दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर के बीच डैश डैश को कम करना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी स्फ्यूलिगन इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसमें मशीन मोटर या जनरेटर के भारित होने पर ब्रशेस और कम्यूटेटर के बीच स्फ्यूलिगन यानी स्पार्किंग को कम करना। ये आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस चुंबकन को कम करते हैं। यह कम्यूटेशन यानी दिक् परिवर्तन को सुधारता है। अगला प्रश्न है, जैसा कि एक दिष्ट धारा यानी डीसी मोटर में एक दिशी बलाघूर डैश डैश की सहायता से उत्पादित किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ब्रश और दिक् परिवर्तक इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, कम्यूटेटर को मैकेनिकल रेक्टिफायर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य बाई डायरेक्शन सिग्नल को अनडायरेक्शन सिग्नल में परिवर्तित करना होता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भार एक शंट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अब केंद्रीय पंप इसका राइट आंसर है। जैसा कि यद्यपि शंट मोटर का प्रयोग लेथ मशीन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, पंखा, ब्लोअर, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि में किया जाता है। अगला प्रश्न दिष्ट धारा सीरीज मोटर जब अतिचालित होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी भार हटने पर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों, जो कि देख सकते हैं, 10 किलो वोल्ट एम्पियर 1100/400 वोल्ट एकल फेज परिणामित्र में द्वितीयक कुंडली में 100 फेरे हैं तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी। सिंपल सा फार्मूला है दोस्तों, ये देख सकते हैं V2/V1 N2/N1। इस फार्मूले पर आपको मान रखना है, जैसे कि V का मान दिया गया है V1 का, V2 का और N2 का और N1 का हमें मान निकालना है। पूरा मान रख दिया गया है, आपका हल कर लेंगे तो आप 275 इसका सही उत्तर निकाल लेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, परिणामी ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर में 2 प्रेरण कुंडलियां डैश डैश होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी विद्युत रूप से विभक्त और चुंबकीय रूप से संबंध होती हैं। दोस्तों ये अभी जो डीआरडीओ का एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन डीआरडीओ के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं, परिणामी ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर में कोर पटलन यानी लेमिनेशन डैश डैश द्वारा भी संवाहक होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वार्निश इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर मुख्यतः ऐसे पदार्थ से बनाया जाता है जिसकी परमेबिलिटी उच्च और हिस्टैरिसीस हानि निम्न होती है। ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है हाई सिलिकॉन स्टील की बनी होती है और कोर को लेमिनेशन करने से भंवरधारा हानि कम हो जाती है। लेमिनेशन की जो मोटाई होती है 0.3 mm से लेकर 0.5 mm तक होती है। अगला प्रश्न है, डैश डैश एक डिजिटल ट्रांसड्यूसर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एनकोडर इसका सही उत्तर है। जैसा कि इसमें हम देखते हैं, एनकोडर एक ऐसा लॉजिक परिपथ है जो प्रत्येक इनपुट सिग्नल को उचित कोड जैसे कि बाइनरी, बीसीडी आदि का आउटपुट सिग्नल परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, जब किसी क्रिस्टल के पार लगाया हुआ बल एक छोटी वोल्टता उत्पादित करवाता है उसे तो क्रिस्टल डैश डैश प्रभाव दर्शाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है फोटो इलेक्ट्रिक इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, स्ट्रेन गेज एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है और यह बदलता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यांत्रिकी विस्थापन को प्रतिरोध परिवर्तन में इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, जैसा कि दोस्तों फेज और फेज से न्यूट्रल तक केबल की विद्युत रोधन परिपथ में प्रतिरोध डैश से कम नहीं होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, किसी गहन क्षण प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर का स्लॉट आकार अनुपात डैश डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 12:1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
प्रेरण मोटर का स्टेटर डेड डैश से बनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन इस्पात से बनाया जाता है। प्रेरण मोटर का स्थिर भाग स्टेटर होता है और स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील कोर पर स्थापित की जाती है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है आपका, जैसे कि स्क्वायरल प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर स्लिप रिंग मोटर को वही वरीयता दी जाती है जहां डेड डैश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उच्च स्टार्टिंग बलाघूर्ण आवश्यक हो, इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों इसका उपयोग देख सकते हैं लिफ्ट, क्रेन, कंप्रेसर, एलिवेटर इत्यादि में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं, यदि यदि हम एक प्रेरण मोटर के पोल को दोगुना कर दें तो इसकी गति क्या होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गति आधी हो जाएगी, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि गति ध्रुव के व्युत्क्रमानुपाती इसलिए यदि पोल को दोगुना कर दिया जाए तो गति पहले की तुलना में आधी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यदि आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट किया जाता है तो यूनिवर्सल मोटर में डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारी स्पार्किंग होती है। जैसा कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं, यूनिवर्सल मोटर में भारी स्पार्किंग उत्पन्न होने के अन्य प्रमुख कारण है, जैसे कि आर्मेचर का कम्यूटेटर से गलत संयोजन और क्षेत्र कुंडलन का लघु परिपथ हो जाना यानी शॉर्ट सर्किट हो जाना, बियरिंग घिस जाना, कम्यूटेटर में प्रयुक्त अब्रक सीटों का उसकी सतह से ऊपर उठा हुआ होना। अगला प्रश्न है, स्लॉट में और स्लॉट के बाहर से गुजरने वाले लंबी विद्युत रोधित तार आर्मेचर वाइंडिंग में उपयोग होने वाले डेड डैश शब्द की परिभाषा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चालक कंडक्टर, इसका सही उत्तर है। जैसा कि अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल मोटर, इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर समान गति पर कार्य करती है। इसका प्रयोग ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर, ड्रिल मशीन, सिलाई मशीन इत्यादि में किया जाता है और यह मोटर सीरीज कुंडली तथा उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण वाली होती है और लोड के साथ इसकी गति परिवर्तनशील होती है। इसका योग आर्मेचर दोनों पटलित करके बनाया जाता है जिससे भार धारा हानियाँ कम हो सके। अगला प्रश्न है, जैसा कि दोस्तों सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल मोटर निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण के द्वारा की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मिक्सर ग्राइंडर, इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यह एक मोटर एसी व डीसी दोनों पर लगभग समान गति पर कार्य करती है। यह मोटर सीरीज कुंडलित तथा उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण वाली होती है और लोड के साथ इसकी गति परिवर्तनशील होती है। इसका मोटर का फ्रेम योक जो है तथा आर्मेचर दोनों ही पटलित यानी लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। जैसा कि सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल मोटर श्रेणी दिष्ट धारा मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि एसी मशीन की स्टेटर क्रोड लेमिनेटेड चादर की बनाई जाती है जिससे कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एडी धारा क्षति घट जाए। अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि बड़े व्यास वाला अल्टरनेटर कम घूर्णन गति पर कार्यरत है, इसका डेड डैश घूर्णन करने वाला होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फील्ड सेलिएंट प्रकार के रोटर सहित, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है, जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स का समकोण पर छेदन करती है तो उससे पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम होगा, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसका चुंबकीय विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है BLV sin थीटा, जो कि देख सकते हैं। अगला प्रश्न, डीसी तथा एसी जनरेटरों में एक प्रमुख समानता है कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दोनों एसी विद्युत वाहक बल पैदा करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वाष्प टरबाइन चालित अल्टरनेटर को प्रायः डेड डैश घूर्णन गति पर कार्य करने योग्य बनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उच्च, इसका सही उत्तर है।
इसमें टरबाइन को घुमाने के लिए वाष्प की तेज धारा जेट का प्रयोग किया जाता है और वाष्प तैयार करने के लिए बॉयलर का उपयोग करते हैं, जिससे जल तथा कोयले आदि ईंधन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी उद्योग में शक्ति गुणक को इनमें इनमें से किसके द्वारा सुधार किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संधारित्र यानी कैपेसिटर द्वारा सुधार कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप समकालिक संधारित्र डेड डैश होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जो कि यांत्रिक लोड के बिना अधिक उत्तेजित समकालिक मोटर इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, यदि एक तुल्यकालिक मोटर चालू होती है लेकिन पूर्ण बलाघूर्ण विकसित नहीं कर पाती है तो इसका संभावित कारण हो सकता है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, न्यून उत्तेजित वोल्टता और रिवर्स क्षेत्र कुंडलन और ओपन यानी मुक्त अथवा लघु परिपथ, ये इसके सारे कारण हो सकते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि दोस्तों तुल्यकालिक मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, इसलिए इसका प्रारंभिक बलाघूर्ण शून्य होता है और इसके रोटर को डीसी सोर्स द्वारा उत्तेजित किया जाता है और तुल्यकालिक मोटर की जो गति होती है NS बराबर 120 F/P, ये फार्मूला होता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि देख सकते हैं आप, एक घूर्णी परिवर्तित पर किसी प्रकार का आर्मेचर वाइंडिंग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लैप वाइंडिंग करते हैं इसमें। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, ऐसे आर्मेचर वाइंडिंग जिसमें कॉइल से जुड़े हुए सिरे एक दूसरे पर चढ़े हुए रहते हैं, वह लैप वाइंडिंग कहलाती है। लैप वाइंडिंग में पहली कॉइल के एक सिरे को सेगमेंट से जोड़ा जाता है तथा दूसरे सिरे को साथ लगे दूसरे सेगमेंट के साथ जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट है, इसमें प्रत्येक कॉइल पीछे की तरफ मुड़ कर इससे पहले वाली कॉइल का कुछ भाग ढक लेती है जो ओवरलैप करता है। अगला प्रश्न है, जैसा कि जब मशीन की इनपुट AC होती है और आउटपुट DC होती है तो मशीन को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रोटरी कन्वर्टर कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रोटरी कन्वर्टर तुल्यकालिक मोटर तथा दिष्ट धारा जनित्र का सम्मिलित रूप होता है। इसका प्रयोग DC तथा AC में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। DC मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है और DC जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर और जनरेटर एक समग्र रूप है जिसमें विद्युत और यंत्रवत तरीके से एक मशीन में संयोजित किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मोटर कन्वर्टर सेट इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों, जिन्हें विद्युत और यंत्रवत तरीके से मशीन संयोजित किया जाता है उसे मोटर जनरेटर सेट में मोटर व जनरेटर के प्रकार के आधार पर इनके अलग अलग विलक्षण होते हैं। जब मोटर का उपयोग परिवर्तित धारा को नियंत्रित करने में तथा जनरेटर का उपयोग वोल्टेज कंपनसेशन में किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर हमारा पढ़ाया हुआ अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। दोस्तों, ये UPPCL TG2 का एग्ज़ाम आ रहा है, यहाँ से दोस्तों अधिक से अधिक प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे। बाहर से मान लो प्रश्न इसमें आने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों UPPCL TG2 जो प्रश्न बनाती है ये इसी प्रकार के प्रश्न बनाती है, इससे बाहर प्रश्न जा ही नहीं सकते। चलिए खैर, आप जहां से चाहें वहां से पढ़ सकते हैं, हमारा काम बताना है। अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला आप इसे पढ़ सकते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है, आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित सामग्रियों में से किस का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, माइकानाइट इसका राइट आंसर है। दोस्तों, यह नरम माइका यानी अभ्रक संबंधित पेपर या कपड़ा होता है। यह उच्च ताप को रोक सकता है जिससे आर्मेचर को गर्म होने से बचाया जाता है और यह सफ़ेद रंग का होता है। अगला प्रश्न है, जैसे कि आर्मेचर के प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग में सामने वाले पिच और पीछे के पिच
के बीच का संबंध डैश डैश द्वारा निरूपित किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए धनात्मक संकेत इसका सही उत्तर है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, आर्मेचर के रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए ऋणात्मक संकेत लिया जाता है और लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच जो है यहाँ पर देख सकते हैं प्लस माइनस सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग में होता है और डुप्लेक्स में प्लस माइनस 2 डुप्लेक्स वाइंडिंग और ट्रिप्लेक्स में प्लस माइनस 3 ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि दोस्तों इंटरफेज के बीच का संबंध जिसे एक स्टार या डेल्टा तरीके या फिर दोनों तरीके से जोड़ा गया है उसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी फेज कनेक्शन के रूप में जानते हैं। चलिए जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किसी कुंडली का वो हिस्सा जो एक स्लॉट में रहता है उसे डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कुंडली साइड कहते हैं। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, कॉयल का वह भाग जो आर्मेचर कोड के खांचों में अवस्थित रहता है जिसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, एक्टिव साइड कहलाता है। एक कॉयल में 2 एक्टिव साइड होते हैं। कॉयल का वह भाग जो आर्मेचर कोड के खांचे से बाहर रहता है और जो कॉयल के 2 एक्टिव भागों को जोड़ता है इनएक्टिव साइड या एंड कनेक्शन कहलाता है। प्रत्येक कॉयल में 2 इनएक्टिव साइड होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्रंट एंड कनेक्शन और बैक एंड कनेक्शन दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, आमतौर पर संकेंद्री वाइंडिंग का उपयोग डैश डैश में किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एकल फेज वाले मोटरों में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सारी जानकारी दी गई है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा दोस्तों, वहाँ पर आप डिटेल से पढ़ लेना। यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हम इसे जल्दी समाप्त करना है। जैसा कि दोस्तों किस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडलियाँ एक दूसरे से के साथ परस्पर साधित होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी चेन वाइंडिंग इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं इसकी चेन वाइंडिंग जो बनी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यह वाइंडिंग देखने में जंजीर की भांति प्रतीत होती है। यह वाइंडिंग सिंगल फेज एसी पंखों में स्थापित की जाती है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द विद्युत रोधन की डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य को बताता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ब्रेक डाउन वोल्टेज इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जैसे कि एक नियॉन संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई हो सकती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 5 मीटर अधिकतम हो सकती है। अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि आप देख सकते हैं, निम्न में से किस प्रकार के लैंप डीसी सप्लाई पर काम करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आर्क लैंप इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि CFL का पूर्ण रूप क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कंपाउंड फ्लोरोसेंट लैंप इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि दोस्तों यह एक प्रकार का गैस डिस्चार्ज लैंप होता है। ये बल्ब की तुलना में लगभग 75% बिजली की बचत करते हैं, लेकिन इनकी लागत बल्ब की तुलना से 10 गुना अधिक होती है। अगला प्रश्न जैसा कि फ्लोरोसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक चौक का पावर फैक्टर क्या है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 98% इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सिंगल फेज या 3 फेज परिपथ में न्यूट्रल का रंग क्या होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी काला होता है और अर्थ का जो रंग होता है वो हरा होता है। फेज जो होता है RYB जो कि रेड, येलो और ब्लू होते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, औद्योगिक विद्युत आपूर्ति से फेज की संख्या। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 3 इसका सही उत्तर है। 3 फेज का प्रयोग करते हैं इंडस्ट्रियल क्षेत्र में। जैसे कि अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 800 वाट इसका सही उत्तर है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों प्रकाश पंखा परिपथ में देख सकते हैं 5 एम्पियर के 2 सॉकेट या 800 वाट लोड से अधिक नहीं होना चाहिए और इसमें कुल 10 बिंदु से अधिक नहीं होना चाहिए। और शक्ति परिपथ के बारे में आप जानकारी देख सकते हैं, शक्ति परिपथ के लिए 3000 वाट लोड और 15 एम्पियर के 2 सॉकेट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रेन में किस प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मल्टी मोटर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर कुछ जानकारी लेते हैं, जैसे कि दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे कि दोस्तों क्रेन में मल्टी मोटर प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है। क्रेन भारी वस्तुओं को उठाने की मशीन है। क्रेन एक या अधिक सरल मशीनें लगी होती हैं जो कि वस्तुओं को उठाने के लिए यांत्रिक लाभ प्रदान करती है, ताकि वे वस्तुएं उठाई जा सकें जो मानव के उठाने की क्षमता परे हैं। प्रायः यातायात उद्योग में क्रेन का बहुत उपयोग होता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, जब एक एसी वीवीएफ ड्राइव को एसी वीवीएफ ड्राइव में बदली जाती है तो बिजली की खपत न्यूनतम प्रतिशत बचत लगभग कितने की अपेक्षा की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 30% इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, डीसी मोटर ड्राइव ज़्यादातर कितने कंड्यूट में संचालित कर सकते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 4 कंड्यूट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बिना पानी भरे ही यदि किसी के विद्युत केतली की बिजली चालू की जाए तो? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इसकी वैद्युतिक कुंडली जल जाएगी। चलिए, जैसा कि दोस्तों इसमें H बराबर I²RT से ऊष्मा उत्पन्न होती जो कि पानी न होने से समय के साथ गर्म होकर जल जाएगी। अगला प्रश्न है, दो धातु वाली पट्टियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि दोस्तों थर्मोस्टेट में और अभिचालनों में, विद्युत परिपथों के खोलने अथवा बंद करने में और धातु से बने थर्मिस्टरों में आदि में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे कि रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित का बना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम का बना होता है। इसमें दोस्तों 80% निकिल और 20% क्रोमियम होता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, विद्युत गीजर में ताप नियंत्रक यानी थर्मोस्टेट किस तरह जुड़ा होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तापन अवयव के श्रेणी में इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, तापीय पावर प्लांट की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उच्च ताप दाब का उपयोग करके इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, ताप शक्ति संयंत्र की लगभग दक्षता 30% होती है। ताप शक्ति संयंत्र मूल रूप से रैकिन चक्र पर आधारित है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, लोड गुणांक परिभाषित किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों औसत लोड अपान संबंध लोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो औसत लोड दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, औसत लोड अपान उच्चतम लोड इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों इसमें भार गुणांक का मान 1 से कम होता है। यह भार गुणांक प्रति यूनिट उत्पादन का संपूर्ण मूल्य निर्धारित करता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, निम्न शीर्ष तथा ज़्यादा विसर्जन के लिए उपयोग किया जाने वाला जलीय टरबाइन डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कप्लान टरबाइन इसे कहते हैं। जैसा कि दोस्तों मध्यम शीर्ष तथा मध्यम डिस्चार्ज के लिए फ्रांसिस टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। उच्च शीर्ष और कम डिस्चार्ज के लिए पेल्टन टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, फ्लैपर नोजल का प्रयोग डैश नियंत्रण में किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, न्यूमेटिक के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि आप देख सकते हैं, ताप क्रम पैमाना बनाने हेतु शुरुआत में वाइन को थर्मामीटर द्रव के रूप में प्रयोग किया गया था। बनाया हुआ पहला प्रायोगिक एम्पिरिकल पैमाना डैश पैमाना था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है, जैसे कि आप देख सकते हैं, निम्न में से क्या एक ट्रिपल बिंदु नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 32 डिग्री र्यूमर इसका राइट आंसर है। और जैसे कि दोस्तों केल्विन में देख सकते हैं और इसमें देख सकते हैं 492 र्यूमर होता है और 373 केल्विन, ये सारे इसके मान होते हैं, जबकि 32 र्यूमर नहीं होता है। अगला प्रश्न, आम तौर पर निम्नलिखित में से किस वितरण प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा सकता? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिंगल फेज में 4 तार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जबकि दोस्तों 3 फेज 4 वायर का प्रयोग करते हैं। 3 फेज 3 वायर का प्रयोग करते हैं। सिंगल फेज 3 वायर का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि ये ऑप्शन नंबर डी इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
जैसा कि दोस्तों फेज के बारे में मैंने अभी आपको बताया, फेज जो होते हैं RYB होते हैं, न्यूट्रल में लिए काला रंग होता है और अर्थ के लिए हरा रंग होता है। अगला प्रश्न है जैसे कि बस बार के लिए आमतौर पर निम्नलिखित पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम का प्रयोग इसमें करते हैं। यह अधिक मितव्ययी होने के कारण बस बार में एल्युमिनियम चालक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका जैसे कि दिया गया है, अति उच्च वोल्टेज संचरण में गुच्छित चालकों से क्या मिलता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, घटी हुई वोल्टेज प्रवणता इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जैसे कि सप्लाई लाइन के आर पार एक संधारित्र यानी कैपेसिटर लगाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, आरसीसी टावरों की लाइन वोल्टता सामान्यतः डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 33 किलोवोल्ट से लेकर 11 किलोवोल्ट से लेकर 33 किलोवोल्ट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, EHV संचरण में निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर प्रयुक्त होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, डिस्क इंसुलेटर इसका राइट आंसर है। इसमें दोस्तों प्रत्येक डिस्क रेटिंग इंसुलेटर में 11 किलोवोल्ट होती है। अगला प्रश्न, अनुप्रयोगों के क्षेत्रों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा केबल का प्रयोग नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पनडुब्बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, केबल के विद्युत रोधन में प्रयुक्त पेपर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रेग्नेट पेपर इसे कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या वल्कनीकृत प्रक्रिया में रबर मिलाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सल्फर मिलाते हैं इसमें। अगला प्रश्न, केबलों में आच्छादनों का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नमी के अंतः संक्रमण को रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और इसमें नमी। और दोस्तों अगला प्रश्न है जैसा कि देख सकते हैं आप, LT यानी लो टेंशन 660 वोल्ट ग्रेड पावर केबल में उपयोग किया जाने वाले चालक का व्यास डैश पर निर्भर करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वाहिद धारा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, बिजली के झटकों में हुई क्षति की गंभीरता निम्नलिखित पर निर्भर करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर और समय अवधि इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिपथ वियोजक निम्न वोल्टता और निम्न धारा के लिए अच्छा होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मिनिएचर परिपथ वियोजक यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है जैसा कि प्रेषण लाइन में तड़ित विरामक का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि लाइन की सुरक्षा और ट्रांसफार्मर की सुरक्षा में करते हैं। अगला प्रश्न है जैसे कि दोस्तों 30 हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति की रेडियो तरंगे किससे संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अति उच्च आवृत्ति बैंड इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि आप इसमें देखते हैं, इस आवृत्ति के रेंज में आने वाली तरंगे भी कहलाती हैं तथा 300 मेगाहर्ट्ज में 300 गीगाहर्ट्ज के बीच की तरंगों को उच्च आवृत्ति बैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न, केबल जो केबल टीवी नेटवर्क में प्रयुक्त होता है निम्नलिखित में से कौन सा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अच्छी केबल इसका सही उत्तर है। और दोस्तों इसमें हाई स्पीड इंटरनेट, टेलीफोन सर्विस आदि केबल द्वारा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, जैसा कि नोड तथा उसके पास एंटीनोड के मध्य की दूरी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, Γ/2 इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, PCM सिग्नल की बैंड चौड़ाई होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 35 किलोहर्ट्ज इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीजो विद्युत प्रभाव डैश द्वारा विद्युत उत्पादन है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दाब इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, ये थे आज के हमारे प्रश्न जो कि समाप्त हुए।
हमने लगभग 150 से ज़्यादा प्रश्नों को हल किया है, जो कि सभी टॉपिक से ये प्रश्न संबंधित है। दोस्तों, ये आपकी एग्ज़ाम के लिए यूपीपीसीएल TG2 का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। और दोस्तों, इसके अलावा जैसे कि NPCIL, सेल और इसरो, DRDO, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, इस सीरीज को देखकर बैठ जाना, एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। चल दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।